गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रैंडम नॉलेज क्लासेस। मैं मनमीत सिंह आपके साथ। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। और एक बार धीरे धीरे करते करते हम इंग्लिश के लगभग सारे जो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं उनको सभी को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर का टॉपिक डिटरमिनर्स या जिसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसके बारे में हम जीरो से स्टार्ट करते हुए एक अच्छे लेवल तक जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर वास्तव में इसका बेसिक क्या है, कहाँ से ये शुरू होता है। तो इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज डिटरमिनर्स एडजेक्टिव। डिटरमिनर्स या एडजेक्टिव जिसे कहा जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस तक पहुंचने से पहले हमको ये देखना है कि आखिर ये डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव है क्या, आखिर ये नाम है क्या। इनको समझना सबसे पहले बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, तो हम कंपैरिजन करते हुए इनको पढ़ेंगे। हालांकि जब हम आगे जाएंगे तो हमको ये देखना है कि डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव जो है इनको हमको एक ही मानते हुए हमको आगे एक्सरसाइजेस वगैरह सोल्व करनी है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो आगे हमें ये बताते हैं कि कहाँ हमने इस चीज़ का यूज़ किया है, तो ये क्या है, और हमारा जो कंसेप्ट होता है वो अच्छे तरीके से क्लियर होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनका कंपेरिजन स्टडी जो है हम इनकी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव, यहाँ पर हम डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव को लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव की डेफिनेशन की। तो जैसे कि आपको पता है, आपने छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, हिंदी में जिसे विशेषण कहा जाता है। तो आप सभी को पता है, जो नाउन और प्रोनाउन को स्पेसिफाई करते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। और डिटरमिनर्स की अगर बात की जाए तो डिटरमिनर्स जो है सबसे पहले हमको देखना है कि ये आया कहाँ से, आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा डिटरमाइन। डिटरमाइन का हिंदी मीनिंग आपको पता होगा दृढ़ निश्चय, दृढ़ या निश्चित। ओके, तो यहीं से, इसी वर्ड से डिटरमिनर्स जो है ये जनरेट हुआ। इसका मतलब, इसके हिसाब से ये जो है इसका ये मीनिंग निकलता है कि डिटरमिनर्स जो होता है वो नो चेंजेबल होता है। जी हाँ दोस्तों, डिटरमिनर्स जो होता है वो डिटरमाइन वर्ड से आया है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है नो चेंजेबल। बल्कि एडजेक्टिव को अगर हम यहाँ देखें तो ये होता है चेंजेबल। विद एग्जाम्पल हम इस चीज को समझते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने छोटी क्लासों के अंदर खूब से डिटरमिनर्स पढ़े होंगे, जैसे ए, एन, दी, सम, ईच, एवरी, फ्यू, लिटिल, जो भी आपने पढ़े होंगे। तो इनके अंदर हम किसी भी प्रकार से कोई चेंज नहीं कर सकते। सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करके भी हम इसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बात अगर एडजेक्टिव की करें तो एडजेक्टिव में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ब्लैक लिया, तो ब्लैक से हमने बनाया ब्लैकनेस। फॉर एग्जांपल फास्ट, फास्ट से फास्टर, फास्टेस्ट, जैसे स्मार्ट से स्मार्टनेस। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने आपने कहीं पढ़े होंगे। तो कुल मिला के एडजेक्टिव जो है वो चेंजेबल होता है, और डिटरमिनर्स जो होता है वो नो चेंजेबल होता है। हम एग्जांपल से इसको कंसेप्चुअली समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि जो डिटरमिनर्स होती है इसको एज ए डेफिनेशन ही माना जाता है कि जो डिटरमिनर्स होते क्या है। जो डिटरमिनर्स होते हैं वो ऑलवेज नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। द वर्ड which used before noun। जो डिटरमिनर्स होते हैं वो ऑलवेज नाउन से पहले यूज में लिए जाते हैं, तो उन्हीं को हम डिटरमिनर्स कहते हैं। और एडजेक्टिव जो होता है, यही कंपैरिजन अगर हम करें तो जो एडजेक्टिव होता है इसका यूज नाउन से पहले भी किया जा सकता है और नाउन के बाद में भी किया जा सकता है। बट डिटरमिनर्स जो है वो ऑलवेज नाउन से पहले ही इसका यूज होगा। ओके, और एक इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि अगर किसी सेंटेंस में डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव एक
साथ आ रहा है तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, डिटरमिनर्स प्लस एडजेक्टिव प्लस। तो अगर एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स किसी सेंटेंस में एक साथ आ रहा है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डिटरमिनर्स प्लस एडजेक्टिव, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। हमें फोकस यहाँ करना है कि एडजेक्टिव जो है उस कंडीशन में ऑलवेज डिटरमिनर जो है वो उस कंडीशन में ऑलवेज एडजेक्टिव से पहले आएगा। एडजेक्टिव कभी भी डिटरमिनर से पहले नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमने जैसे लिखा राम इज ए गुड बॉय, एक नॉर्मल एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। आप बताइए मुझे, ए क्या है? डिटरमिनर। गुड क्या है? एडजेक्टिव। तो सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ए एक डिटरमिनर है जो एक एडजेक्टिव गुड से पहले आ रहा है। और रही बात एग्जाम, थोड़ी देर पहले हमने ये भी पढ़ा था कि जो डिटरमिनर्स है वो किससे पहले यूज में लिया जाता है? ऑलवेज नाउन से पहले। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस में जो डिटरमिनर ए है वो नाउन, बॉय, नाउन से पहले इसका यूज किया जा रहा है। और गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है जिसका यूज नाउन से पहले और बाद में दोनों जगह कर सकते हैं। बट यहाँ पर सेंटेंस में एडजेक्टिव गुड नाउन से पहले आ रहा है। हम गुड को बॉय के बाद सेपरेट करके इस प्रकार का कोई सेंटेंस जनरेट कर सकते हैं। बट ए जो है ये ऑलवेज नाउन से पहले ही आएगा। तो फ्रेंड्स ये हुई डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव से रिलेटेड बात। डिटरमिनर्स का मतलब नो चेंजेबल और एडजेक्टिव जो होता है वो चेंजेबल होता है। यही बात हमने आगे की कि ये जो है ऑलवेज नाउन से पहले इनका यूज किया जाता है और एडजेक्टिव जो है ये नाउन से पहले नाउन से बाद में कहीं भी इनका यूज किया जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं, हम कुछ इनके बेसिक इंपॉर्टेंट यूज पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। तो सम करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो चारों एडजेक्टिव्स है, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये जो है ऑलवेज सिंगुलर नाउन के साथ में यूज में लिए जाते हैं। क्या आपको ध्यान रखना है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ऑलवेज सिंगुलर नाउन के साथ में यूज में लिए जाते हैं और इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो भी कौन सी होती है? सिंगुलर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये, इनके साथ ऑलवेज सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का जो है यूज किया जाता है। कभी भी इनके साथ प्लूरल नाउन का यूज नहीं किया जा सकता। हाँ, 1% कंडीशन ऐसी होती है जहां पर हम बात करेंगे, बट 99% कंडीशन के अंदर ये इसका यूज जो है वो सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब के साथ ही किया जाएगा। अदरवाइज ये यहाँ पर हम गलती कर बैठेंगे। तो मैं आपको एक विद एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया सुयस टेक्स मेडिसिन, सुयस टेक्स मेडिसिन एवरी आवर्स। और इसी एग्जांपल को जरा हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, सुयस टेक्स मेडिसिन एवरी 2 आवर्स। ओके दोस्तों, तो अब आप देखेंगे कि हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का यूज किसके साथ होता है? सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। तो अब आप मुझे बताइए, हमने ये सेंटेंस देखा तो यहां पर हमने देखा एवरी है और इसके जस्ट बाद में जो यूज में आ रही है ये प्लूरल वर्ड है। तो ये सेंटेंस जो है गलत, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है सिंगुलर नाउन वर्ब इसका कंसेप्ट है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ ओनली ऑलवेज सिंगुलर वर्ब और नाउन का यूज होगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। लेकिन आगे वाले सेंटेंस में हम देखते हैं कि यहाँ भी जो है प्लूरल वर्ड है, तो उस हिसाब से ये सेंटेंस भी गलत हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम गलती कर बैठते हैं। ये जो सेंटेंस है ये एकदम करेक्ट है। ऊपर वाला सेंटेंस गलत है, बट नीचे वाला जो सेंटेंस है वो 100% सही है। इसका रीजन ये है कि यहाँ जो एवरी है
इसके जस्ट बाद देखिए आप क्या आ रहा है, टू। टू जो है इसको हम कहते हैं प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। टू क्या है, प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अगर एवरी के बाद में प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है तो उसके बाद में यूज में आने वाला नाउन या वर्ब जो होगी, नाउन जो होगी वो क्या होगी, ऑलवेज प्लूरल होगी, सिंगुलर नहीं होगी। 1% जो कंडीशन की बात हमने की थी वो ऐसी ही कंडीशन होती है। बाकी 99% कंडीशन में आपको सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन का ईच एवरी आइदर के साथ में यूज में करना है। तो ये होती है इनकी स्टार्टिंग की बात, जो कि हमको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं, अलग अलग करके हम इनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ईच और एवरी का, सबसे पहले ईच और एवरी की हम स्टडी करेंगे। तो ईच और एवरी का आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, प्रत्येक। ईच और एवरी का हिंदी मीनिंग होता है प्रत्येक। अब जब इनका मीनिंग एक है तो हम इनका यूज कैसे करें, सेंटेंस में अलग अलग इनका यूज कैसे करें और क्यों करें। तो जब मीनिंग एक है तो अलग अलग जगह पे यूज करने में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ यार, जब इसका मीनिंग एक है तो इस सेंटेंस में ईच और इस सेंटेंस में एवरी, तो कुछ कंडीशंस हमारे सामने होती है जहां से हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। तो अब हम वो कंडीशंस पढ़ेंगे, तो विद कंसेप्ट हम धीरे धीरे इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको जरा ध्यान से करना है, हम एक साथ कंपैरिजन करते हुए ईच और एवरी की स्टडी कर रहे हैं, ईच एंड एवरी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ईच का जो यूज होता है वो नाउन की टू एंड मोर देन टू वाली कंडीशन के अंदर होता है। यानी ईच का जो यूज होता है वो टू एंड मोर देन टू, इस कंडीशन में ईच का यूज होता है। और एवरी का जो यूज होता है, यही बात करें हम तो मोर देन टू वाली कंडीशन में एवरी का यूज होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हुए इनको समझेंगे, यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा, fill in the blanks of the two boys dances on the stage। ओके, तो यहां पर हम ईच और एवरी में से किसका यूज करें, तो हमने यहां पढ़ा है कि ईच का जो यूज होता है टू एंड मोर देन टू वाली कंडीशन में होता है और एवरी का मोर देन टू वाली कंडीशन में होता है। तो मोर देन टू अगर यहाँ शो हो रहा है, हमने जहां तक पता है यहाँ पर टू वाली कंडीशन शो हो रही है, तो यहाँ पर हम सीधी सी बात है, आंख बंद करके किसका यूज कर लेंगे, ईच का यूज कर लेंगे और ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, टू वाली कंडीशन में हम आंख बंद करके ईच का यूज करते हैं। बट मोर देन टू वाली कंडीशन जो होती है वो ईच के साथ भी होती है और एवरी के साथ भी होती है। तो कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कंसेप्ट ये वाला क्लियर करना बहुत जरूरी होता है कि मोर देन टू के साथ में क्या कंडीशन और मिले कि हम ईच का यूज करें या एवरी का यूज करें, तो ये हमको देखना है। तो हम एक और चीज देखते हैं आगे। ईच का जो यूज होता है वो होता है नाउन की डिफाइनाइट कंडीशन के अंदर और एवरी का जो यूज होता है वो होता है इनडेफिनाइट। ओके, अगर हमको मोर देन टू के बाद में अगर हमने सेंटेंस में देखा और डेफिनेटली हमको कुछ शो हो रहा है तो हम ईच का यूज करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम एवरी का यूज करेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अब आपके सामने हम एग्जांपल से इनको सोल्व करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टूडेंट गेट्स प्राइज 1 by। ओके, और दूसरा एग्जांपल यही लगभग इसी टाइप का हमने एग्जांपल लिया, स्टूडेंट गेट्स प्राइज, यहीं तक। ठीक है, तो गौर से जरा इस सेंटेंस को देखिए और आप इसको इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में जब हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कंसेप्ट इस टाइप से, इस वजह से ये सही और इस वजह से ये गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम स्टूडेंट गेट्स प्राइज 1 by 1, यहाँ पर हम ब्लैंक के अंदर लिखेंगे ईच और यहाँ पर लिखेंगे हम एवरी। तो अब कंसेप्ट हमको समझना है कि ईच यहाँ सही है, एवरी यहाँ सही है, बट अब कंसेप्ट के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि ईच क्यों आया, एवरी क्यों आया।
तो देखिए हमने पढ़ा है कि नाउन वाली कौन सी कंडीशन के साथ ईच का यूज होता है, जहाँ डिफाइनाइट, जहां पर हमको पता चलता है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट गेट्स प्राइज 1 by 1, तो यहाँ 1 by 1 क्या शो कर रहा है, 1 by 1 जो है वो हमको सेपरेट एक्शन शो कर रहा है, और जो स्टूडेंट्स के ग्रुप है उसके अंदर से हमको डिफाइनाइटली ये बता रहा है कि एक एक करके जो है स्टूडेंट्स को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस वजह से यहाँ किसका यूज किया गया, ईच का, मतलब 1 by 1, एक एक करके। कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब इंडेफिनिटी का मतलब हमको पता नहीं कितने स्टूडेंट है, और डेफिनेटली का मतलब कि हाँ हमको पता है कितने स्टूडेंट, मतलब निश्चित है। तो निश्चितता का बोध हमें जो है ये वर्ड 1 by 1 करा रहा है यहाँ पे, कि इतने स्टूडेंट है कि एक एक करके उन सभी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर हम ईच का यूज करेंगे। और एवरी का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रुप शो और इंडेफिनिटी शो हो रही है, स्टूडेंट गेट्स प्राइज, हमें पता नहीं है उनकी संख्या के बारे में, वो अनिश्चित है हमारे सामने, इस वजह से हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, एवरी का यूज। तो आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ईच का जो यूज होता है वो होता है, यहाँ पर जरा इसको ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच का जो यूज होता है वो होता है सेपरेट या इंडिविजुअल एक्शन। ईच का यूज सेपरेट या इंडिविजुअलिटी एक्शन शो करने के लिए किया जाता है। वहीं अगर एवरी की बात की जाए तो एवरी जो है वो ग्रुप एक्शन शो करता है। ओके, समझ में आया आपको? विद एग्जांपल हम इस चीज को समझेंगे कि एवरी का यूज ग्रुप के लिए, ग्रुप एक्शन शो करने के लिए यूज किया जाता है, जहाँ ईच की अगर बात की जाए तो ये जो है सेपरेट एक्शन शो करने के लिए। कंसेप्ट हमने थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल पढ़ा था, दूसरा और तीसरा एग्जांपल ले लीजिए। तो यहाँ हमने ईच का यूज किया था बिकॉज 1 by 1 क्या शो हो रहा है, सेपरेशन शो हो रहा है, इंडिविजुअलिटी शो हो रही है कि एक एक करके डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप देख सकते हैं सेपरेट का अर्थ क्या होता है कि सेपरेट कर दिया उन स्टूडेंट्स में से सभी को, कि एक एक करके इन सभी को क्या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने ईच का यूज किया और एवरी का यूज किया क्योंकि ग्रुप एक्शन होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट गेट्स प्राइज, एक ग्रुप की बात की जा रही है, हमको कोई सेपरेट या कोई इंडिविजुअलिटी शो नहीं हो रही है, इस वजह से हमने यहाँ पे किसका यूज किया, एवरी का यूज किया। तो आशा करता हूँ ये कंसेप्ट भी क्लियर है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ईच और एवरी का सबसे मोस्ट जो बहुत इसमें प्रॉब्लम आती है हमारे को, तो एक कंसेप्ट और है कि ईच जो होता है वो एक एडजेक्टिव है। हमको पता है, हमने इसी चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये एडजेक्टिव के एग्जांपल्स है, सम करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव। और एवरी जो है ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि ईच एडजेक्टिव होने के साथ साथ एक प्रोनाउन भी है, जबकि एवरी ओनली ऑन एन एडजेक्टिव है, ये कोई प्रोनाउन नहीं होता है, ओनली इसे एडजेक्टिव माना गया है। और ईच जो है वो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का वर्क करता है। तो हम गलती कहाँ करते हैं, हम एक एग्जाम्पल हम इस चीज को समझेंगे कि हम गलती कहाँ करते हैं। तो हम जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप करना इसको कंप्लीट, ब्लैंक्स ऑफ द स्टूडेंट टैक्स मनी बाय बैंक मैनेजर, जो भी। और आगे हमने सेम यही सेंटेंस लिया, द स्टूडेंट टेक्स मनी बाय बैंक मैनेजर। तो यहाँ और यहाँ आप मेरे से पहले यहाँ पर ब्लैंक्स को कंप्लीट करें, ताकि बाद में हम कंसेप्ट सीखते समय हमको पता चले कि हाँ वास्तव में कंसेप्ट ये है और हम यहाँ गलती ये करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये ईच का यूज किया और यहाँ हमने एवरी का यूज किया। ओके, सेंटेंस दोनों सेम है, कहीं भी किसी का भी यूज करो। एक बार हम देखते हैं, यहाँ ईच का किया, यहाँ एवरी का यूज किया। ओके, तो अब हमने देखा कि हमने यूज इनका किया और ये सोच के कि यार हमारा सही है, बट देखा कि सेंटेंस ये वाला तो हमारा सही हो गया बट ये वाला हमारा गलत हो गया। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, गलती कहाँ से आई है और कंसेप्ट क्या है कि हमारा ये गलत है ये सही है। तो कंसेप्ट ये है कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ईच एक एडजेक्टिव होने के साथ साथ एक प्रोनाउन है और एवरी जो है ओनली एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव अपने जस्ट बाद में क्या मांगता है, नाउन मांगता है।
क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है क्या होता है, विशेषण होता है। किसकी विशेषता बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की। तो एडजेक्टिव के बाद जस्ट क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। मतलब एवरी के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। यहां एवरी के बाद में क्या आ रहा है, ऑफ। क्या ये नाउन है, जी नहीं। ये पर एवरी के बाद में नाउन नहीं है, इस वजह से सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है। बट यहाँ पर ईच एक एडजेक्टिव है, उस हिसाब से यहाँ नाउन लेगा, बट नाउन नहीं ले रहा, फिर भी सेंटेंस सही क्यों है, क्योंकि ये एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद में ऑफ का यूज हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर जो ईच है एज ए एडजेक्टिव वर्क नहीं कर रहा, एज ए प्रोनाउन वर्क कर रहा है। वहीं अगर हम इस चीज को यहां से हटा देते हैं, ईच स्टूडेंट टेक्स मनी बाई, जो भी है, तो यहां पर ईच जो है उसके बाद जस्ट क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो ईच किसका यूज है, ईच एज ए प्रोनाउन यहाँ पर सॉरी एज ए एडजेक्टिव यहाँ पर वर्क कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। और अगर यहाँ पर वही सेंटेंस अगर हम लिखते हैं तो ऑफ की वजह से जो ईच है वो यहाँ पर एज ए प्रोनाउन वर्क कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अक्सर हम एग्जाम्स के अंदर या किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय उसमें ये गलती हम कर बैठते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो फटाफट से एक बार वापस इसका मेरे साथ आप रिकॉल कीजिए जल्दी जल्दी, ताकि आपको समझ में आए और ये आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पर कितना सीखा है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको ईच एंड एवरी को वापस रिवाइज अगर हम करते हैं तो ईच एंड एवरी। तो सबसे पहले हमने देखा ईच का जो यूज होता है वो कहाँ कौन सी कंडीशन में होता है, टू एंड मोर देन टू, जबकि एवरी का जो यूज है वो कहां पर होगा, मोर देन टू वाली कंडीशन के अंदर। ओके चैंपियंस, अगर हम आगे हम बात कर रहे हैं, हमने थोड़ी देर पहले सब कुछ ये पढ़े थे, हम रिवाइज कर रहे हैं। फिर हमने देखा था कि ये जो है वो डेफिनेट नाउन के साथ में इसका यूज किया जाएगा। वहीं एवरी जो है इसके जस्ट अपोजिट, इसका जो यूज है वो इंडेफिनेट नाउन वाली कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। वहीं अगर ईच की बात हमने थोड़ी देर पहले की थी, तो कौन सा एक्शन शो करता है, ये सेपरेट या इंडिविजुअल एक्शन। इंडिविजुअल एक्शन जो है ईच शो करता है। वहीं अगर एवरी का जो यूज है हमने देखा था ओनली ऑन ग्रुप एक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा था, ईच क्या है, एक एडजेक्टिव होने के साथ साथ एक प्रोनाउन भी है, जबकि एवरी जो है वो ओनली ऑन इन एडजेक्टिव है। यानी एवरी के बाद में ऑलवेज नाउन का यूज ही किया जाएगा। दूसरे वर्ड का यूज अगर हम करते हैं तो वो सेंटेंस रॉन्ग है। और अगर ईच के बाद में नाउन आता है तो हमने देखा था क्या था, वो एक एडजेक्टिव। और अगर ईच के बाद में हमने देखा कि नाउन नहीं है, कुछ अदर वर्ड है, तो वो एज ए प्रोनाउन वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कंसेप्चुअली आपको समझ में आया होगा। और साथ ही साथ आप इनके नोट्स भी बनाते रहिएगा वापस जब वीडियो को देखें, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं आइदर और नाइदर की। कोई ज़्यादा उनमें इतना कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि आइदर एंड नाइदर। ओके, तो हमने देखा, पहले भी आपने कहीं पढ़ा होगा आइदर का जो अर्थ क्या होता है। तो आप यहाँ पर फोकस कीजिए। आइदर का अर्थ होता है वैसे या तो वाली कंडीशन में जो है आइदर का अर्थ होता है, मतलब जो है दोनों या दोनों में से एक, दोनों या दोनों में से एक। ऐसा कहीं भी अगर हमको शो हो रहा है तो वहां पर हम आइदर का यूज करेंगे और नाइदर का यूज करेंगे, दोनों नहीं। हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया, there was water either side of the रोड। तो यहाँ देखा हमने आइदर का यूज किया, तो इसका मीनिंग क्या होता है, कहाँ हम आइदर का यूज करेंगे,
आपने बात की कि यहाँ पर रोड के साइड में पानी है, तो अगर हमने आइदर का यूज किया मतलब या तो इस तरफ या इस तरफ या दोनों तरफ जो है रोड के पानी है, मतलब आइदर का यूज हुआ है। यही अगर हम नाइदर वाली बात कर देते थे कि अगर हम यहाँ नाइदर की बात करते हैं तो ना तो इस तरफ ना इस तरफ और ना ही दोनों तरफ पानी है, तो इस कंडीशन में नाइदर और दोनों तरफ या इस तरफ के लिए आइदर का यूज हम करेंगे। ओके, तो इनमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। एक जो है आइदर के साथ आइदर और बोथ में कहीं बहुत प्रॉब्लम आती है, ये देखने को मिलता है कि आइदर और जो बोथ है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट ये भी कोई अच्छा है टॉपिक, तो इसको हम समझेंगे। आइदर का अभी थोड़ी देर पहले हमने अर्थ लिया था दोनों या दोनों में से एक। ओके, और बोथ का जो मीनिंग होता है वो होता है दोनों। ओके, बोथ का अर्थ होता है दोनों, दोनों की कंडीशन में बात करते। एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, यहाँ पर हम आइदर राम एंड श्याम वेंट टू सिटी, जो भी है, तो यहाँ आइदर का यूज किया। इसका मतलब क्या है, या तो राम गया या श्याम गया या दोनों गए, तो यहाँ आइदर। और अगर हम यहाँ बोथ का यूज करते हैं, बोथ राम एंड श्याम वेंट टू सिटी, तो इसका मतलब राम और श्याम जो है वो दोनों सिटी गए। बोथ ये शो करता है, जबकि आइदर है वो ये शो करता है कि या तो राम गया है या श्याम गया है या दोनों गए हैं, तो वहां पर बोथ आता है। एक एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा हर आइदर सन्स वेंट टू विलेज, जो, तो यहाँ पर हमने देखा आइदर सन्स वेंट टू विलेज, तो यहाँ सन्स आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंटेंस आपने वही देख के ये कर दिया होगा कि ये तो सेंटेंस गलत है, बिकॉज हमने पढ़ा है पहले ईच एवरी आइदर नाइदर ऑलवेज सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब आएगी, बट यहाँ पर हमने देखा प्लूरल वर्ड है, तो सेंटेंस